बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है ये कि ये अलग अलग तरह के साइन एंड सिम्टम है। खाली हाथ पैर की कमज़ोरी नहीं, एकदम से बोल नहीं पाना, दिखाई नहीं देना, चक्कर आना, ये सब भी स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। देखिए, जब भी आपको लक्षण दिखते हैं स्ट्रोक के, तो हर 1 मिनट ज़रूरी है। 1-1 मिनट में दिमाग के बहुत सारी कोशिकाएं डेड होती जाती हैं। लार्जली हम कहें तो स्ट्रोक इज ए प्रिवेंटेबल डिजीज। 80 to 90% केसेस में हम रिस्क फैक्टर रिडक्शन करके चांसेस ऑफ स्ट्रोक को काफ़ी कम किया जा सकता है। Hello everyone, we welcome you to this episode of Brain Talks and we gonna talk about stroke today. Stroke is a very important part of our life and whether we like it or not, we have to deal with this. So today to discuss about how to prevent the stroke, what actually causes the stroke and what we should do when our loved ones or some near dear ones are having a stroke, we have two experts with us today. And I welcome you, sir. So Dr. S.K. Bansal, he is a renowned surgeon practicing in Ludhiana for more than 2 decades. He works in a Neurocity hospital and he has been very kind to give his time to us today. And I also welcome Dr. Anmol Rai from Jalandhar. He is working at Shriman Hospital there and he is a trained neurologist who has keen passion for treating strokes. So both these experts today and me, we will be talking about stroke prevention, what are the myths surrounding it, and we will help you to get through this. So आज की चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक मतलब लकवा या ज़बान लड़खड़ाना, आवाज़ चले जाना। बट जनरल पब्लिक का सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी को स्ट्रोक हो रहा है या नहीं। ये सो के उठे थे इसलिए हाथ सुन पड़ गया है या सही में ये स्ट्रोक है, कब हम इसके लिए करें? तो मैं चर्चा स्टार्ट करना चाहूँगा डॉक्टर अनमोल राय आपसे। आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं, स्ट्रोक आप देखते आ रहे हैं, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को कि कैसे पता लगाएं कि स्ट्रोक हो रहा है? डॉक्टर गौरव, आपने बहुत सही कहा। स्ट्रोक एक ऐसी चीज़ है जो पता ही नहीं चलता कब हमारे बीच में आ जाती है, किसी में भी आ सकती है। इसका पता लगाना कई बारी बहुत इजी रहता है, कई बारी बड़ा मुश्किल रहता है। जो इसके क्लासिकल सिम्टम्स हैं उसमें मुंह का टेढ़ा हो जाना, हाथ या पैर का रुक जाना, एक साइड का सुन्न हो जाना, ये तो सिम्टम्स हैं जिसको हम आम भाषा में अधरंग, फालिस ये सब बोलते हैं। तो अगर किसी को ऐसा सिम्टम आ रहा है, आवाज़ लड़खड़ा रही है, मुंह टेढ़ा हो रहा है, हाथ रुक रहा है, पैर सुन्न हो रहा है, तो उसमें तो हमें समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रोक है और उसमें हमें देरी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्ट्रोक्स रहते हैं जिनमें ये वाले क्लासिकल सिम्टम्स नहीं आते। उसमें एकदम से चक्कर आना, बैलेंस नहीं बनना, चल नहीं पाना, एकदम से एक साइड का दिखना बंद हो जाना तुरंत, ये भी सिम्टम्स स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा सिम्टम हमें दिखता है तो हमें तुरंत सोचना चाहिए कि ये स्ट्रोक है और हमें तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट की परामर्श लेना चाहिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है ये कि ये अलग अलग तरह के साइन एंड सिम्टम है। खाली हाथ पैर की कमज़ोरी नहीं, एकदम से बोल नहीं पाना, दिखाई नहीं देना, चक्कर आना, ये सब भी स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम बात करते हैं सर कि इस्केमिक स्ट्रोक है और हेमरेजिक स्ट्रोक है, तो क्या दोनों के साइन सिम्टम्स में आप कोई फ़र्क देखते हैं? क्योंकि आप दोनों ही तरह के स्ट्रोक्स अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं, तो कुछ हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि किस तरह का स्ट्रोक है, क्या डिफरेंस है और क्यों ये ज़रूरी है जानना? लगभग स्ट्रोक दो तरह से होता है। एक तो ब्रेन का सर्किल अगर कहीं पे रुक जाए, रुकावट आ जाए, तो उसको हम इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। और अगर ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाए, कोई नाड़ी ब्रेन की फट जाए, तो उसको हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। आमतौर पे इन दोनों में 100% डिफरेंशिएट करना इज़ नॉट वेरी मच पॉसिबल, बट यूजुअली हेमरेजिक स्ट्रोक एकदम से अचानक होते हैं। इन केसेस में हेडेक और वॉमिटिंग के इंसिडेंसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन बाकी सिम्टम्स लगभग एक ही तरह के होते हैं। इसलिए 100% बिना इमेजिंग के
डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल है, लेकिन इनको डिफरेंशिएट करना भी ज़रूरी है क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट लाइन लगभग डिफरेंट सा ही होता है। तो उसके लिए हमें फिर इमेजिंग का ही सहारा लेना पड़ता है, सीटी स्कैन या एमआरआई का। तो एक जो आप हेडेक कह रहे हैं, अब जो व्यूअर्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, हेडेक तो बहुत कॉमन चीज़ है कि सबको कभी ना कभी हेडेक हो जाता है या किसी को माइग्रेन का हेडेक हो जाता है। तो कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये हेडेक स्ट्रोक के कारण से या ब्लीडिंग के कारण से हो रहा है या ये हेडेक हमारे माइग्रेन के है? तो क्या उल्टी आना या बेहोश होना इस तरह से हम कोरिलेट करते हैं? कैसे आप बताएं उनको कि कब हॉस्पिटल पहुंचना है? एक तो अगर किसी को हेडेक बार बार होता रहता है और लगभग उसी तरह का हेडेक है तो प्रोबेबली इट इज़ नॉट ड्यू टू स्ट्रोक। लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हेडेक होता है अचानक एकदम से बहुत सडन सीवियर हेडेक, जैसे कि आसमान से बिजली कड़कती है, ऐसा अगर ऐसा हेडेक है साथ में कुछ और सिम्टम्स हैं जैसे गर्दन में अकड़ाहट, तो ये एक स्ट्रोक, एक तरह का जिसको सबअरेक्नोइड हेमरेज कहते हैं, उसकी निशानी हो सकती है। और इस तरह से हम उसको सीरियसली सोच के उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हेडेक के साथ अगर कुछ और दूसरी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि वॉमिटिंग्स आना या बेहोशी होना या साथ में हाथ पैर की कमजोरी आना, बैलेंस का बिगड़ना, विजन का कंप्रोमाइज़ होना, दिखाई देने में दिक्कत, डबल दिखाई देना, इन केसेस में या फिर मिर्गी का दौरा पड़ना साथ में, ये चीज़ें एक नॉर्मल हेडेक से अलावा हैं और ये सीरियस स्ट्रोक की तरफ इंडिकेट करती है। तो बड़ा क्लियर मैसेज है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से कि स्ट्रोक के साइंस बड़े क्लियर हैं कि अगर इनमें से कोई भी आपको लगता है लक्षण आ रहा है तो हमें तेज़ी से हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि किस तरह के हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, क्या ये भी ज़रूरी है या सबसे नज़दीक के हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए? तो जो आजकल हम बात करते हैं स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल्स की, तो डॉक्टर अनमोल आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या आप स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल के कॉन्सेप्ट को मानते हैं? किस तरह के हॉस्पिटल के लिए आप पेशेंट्स को रिकमेंड करेंगे कि वहाँ पहुँचें? देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि स्ट्रोक को पहचानना और सोचना कि ये स्ट्रोक हो सकता है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि आप सही जगह पे पहुँचें, क्योंकि इस स्ट्रोक में ब्रेन का सीटी या एमआरआई बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो किसी को भी स्ट्रोक का लक्षण आता है तो हमें उस हॉस्पिटल में जाना है जहाँ पे हमें सीटी या एमआरआई की सुविधा और न्यूरो की सुविधा उपलब्ध हो, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ ट्रीटमेंट हैं जिसकी आगे हम बात करेंगे कि अगर हमें कुछ टाइम के अंदर वो मिल जाते हैं तो ये जो आपकी दिक्कत है ये काफ़ी कम हो सकती है और बिल्कुल गायब भी हो सकती है। तो ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पे सारी न्यूरो इमेजिंग की सीटी स्कैन, एमआरआई और एंजियोग्राफी की फैसिलिटीज़ हों, वहीं पे हमें जाने का ज़्यादा फ़ायदा रहता है। कई बार देखा गया है कि पेशेंट्स फर्स्ट एड में काफ़ी टाइम ज़ाया कर देते हैं, जो कि उनके बाद में रिकवरी में दिक्कत करता है। तो हमें स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल का पता होना चाहिए कि हमारे आसपास कौन से हैं और हमें उनमें ही जाना चाहिए जब हमें स्ट्रोक के कभी लक्षण दिखते हैं। डॉक्टर अनमोल, आपने टाइम का बड़ा उठाया है, तो ये क्या टाइम आइडियल है? क्या कोई गोल्डन आवर के हम बात करना चाहेंगे कि ये गोल्डन पीरियड है, इतनी जल्दी पहुंच जाएं? तो इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जब भी आपको लक्षण दिखते हैं स्ट्रोक के तो हर 1 मिनट ज़रूरी है। 1-1 मिनट में दिमाग के बहुत सारी कोशिकाएं डेड होती जाती हैं। तो हम जितना जल्दी पहुंचेंगे हॉस्पिटल, जितना जल्दी इलाज शुरू होगा, हम उतना बचाव कर सकते हैं। इसमें जो ट्रीटमेंट्स हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो पहले 3 घंटे में अगर हम पहुंच जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। अगर 3 घंटे में हमारा सीटी स्कैन, एमआरआई होकर इलाज शुरू हो जाए, उसके बाद 4.5 घंटे तक ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो इंजेक्शंस लगते हैं, जिसमें कि दिमाग की नस अगर बंद है तो खुलने के चांसेस रहते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस गोल्डन आवर के अंदर अंदर हम पहुँचें। तो ये समझिए हम कि पहले 3 घंटे और पहले 4.5 घंटे जो है वो हम दवाइयों के माध्यम से नस को खोल सकते हैं, और जो एक्सटेंडेड पीरियड हम बोलते हैं 24 घंटे तक का है, जब हम स्टेंट डाल के भी इन नाड़ियों को खोल सकते हैं। बट समय बहुत इंपॉर्टेंट है, 4.5 घंटे होने का वेट ना करें, जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतनी जल्दी फ़ायदा होगा। ऐसे ही 5, 7, 8, 10 घंटे पे भी इलाज संभव है, 24 घंटे तक, बट जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतना अच्छा रहता है।
तो ये बातें हम बोलते हैं, लेकिन मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स लेट आते हैं। कई बार फर्स्ट एड के लिए रुक जाते हैं, कई बार हमारी भ्रांतियाँ ऐसी हैं कि हम बाबा, हकीम, ओझा इनके पास जाते हैं। तो डॉक्टर बंसल, आपसे जानना चाहेंगे, आप इतने सालों से प्रैक्टिस में हैं, इतने पेशेंट्स आप देख चुके हैं, क्या आप अपने रीजन में भी यही पैटर्न देखते हैं या आप कुछ चेंज देखते हैं, और क्या एडवाइस करना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को? ज़्यादातर पेशेंट तो गोल्डन पीरियड के बाद ही आते हैं, लेकिन आजकल अभी हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि अवेयरनेस थोड़ा बढ़ी हुई है, और पेरिफेरल में जिन डॉक्टर्स के पास पेशेंट पहुंचता है उनमें भी थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस आ रहा है। तो काफ़ी पेशेंट आजकल विंडो पीरियड में आ रहे हैं, कभी कभी तो आधा एक घंटे में भी पहुंच जाते हैं, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम कहते तो हैं कि 3 घंटे और 4.5 घंटे पहुंचना बहुत अच्छा है, पर उसमें भी जितना जल्दी हम कर सकें रिज़ल्ट उतने ही बढ़िया होंगे। जैसे कि डॉक्टर अनमोल ने भी कहा कि कोशिकाएं मरती जाती हैं, तो हर 1 मिनट में लगभग 20 लाख ब्रेन की सेल्स डेड होती हैं। तो एक एक मिनट बड़ा कीमती है। जितना जल्दी अगर पेशेंट हमारे पास आता है, क्योंकि हॉस्पिटल में आने के बाद भी कुछ समय तो उसको डायग्नोसिस और वर्कअप में लगेगा, तो उतना ही अच्छा है। आजकल अवेयरनेस बढ़ रही है, और इस टॉक का भी मकसद यही है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़े, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों। तो एक ऐसी बीमारी जो ज़िंदगी भर में किसी को अपाहिज करके रख सकती है या उसकी जान ले सकती है, अगर समय रहते उसके बारे में जानकारी है और सही जगह पे पहुंचेंगे और टाइम के हिसाब से पहुंचेंगे, तो इट कैन मेक ए वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। तो बिल्कुल क्लियर है कि स्ट्रोक का ट्रीटमेंट है, अगर हम टाइमली पहुंचते हैं, विंडो 4.5 घंटे और 24 घंटे की है। टाइम वेस्ट ना करें, जल्द से जल्द पहुंचें और सही स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचें। बट सबके मन में सवाल यही उठता है कि हुआ क्यों? पहला प्रश्न पेशेंट्स का, आई एम श्योर आपके भी, आप प्रैक्टिस में यही देखते हैं कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। तो डॉक्टर बंसल, क्या बताना चाहेंगे, क्या कॉमन कारण है इस तरह की बीमारियों के, बोथ इस्केमिक और हेमरेजिक, की नाड़ी फटे या ब्लॉक हो, दोनों ही केसेस में क्या कारणों पे आप देखना चाहेंगे? क्या हार्ट से मिलते जुलते कारण हैं, अलग कारण हैं? फिर हम उनकी चर्चा कर सकते हैं कि कैसे रोकथाम करें। स्ट्रोक के कारण बहुत से कारणों की वजह से स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स। सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर है मरीज में ब्लड प्रेशर की बीमारी का होना। इसी तरह से दूसरे रिस्क फैक्टर में शुगर होना मरीज को, यानी कि जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, या कुछ पेशेंट में मोटापा होना, स्मोकिंग की आदत होना, एक्सरसाइज का नहीं करना। इसके अलावा कुछ और भी कारण होते हैं कि जैसे कि एक बीमारी होती है जिसमें खून की नालियों में एमिलॉइड जमा हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी खून की नालियों में कुछ बैलून नुमा, जिसको एन्यूरिज्म हम कहते हैं, वो पाया जाना, या खून की नाली का गुच्छा होना। इनमें से बहुत सारे रिस्क फैक्टर ऐसे हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे हैं जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन लार्जली हम कहें तो स्ट्रोक इज ए प्रिवेंटेबल डिजीज़। 80 to 90% केसेस में हम रिस्क फैक्टर रिडक्शन करके चांसेस ऑफ स्ट्रोक को काफ़ी कम किया जा सकता है। तो प्रिवेंटेबल डिजीज़ है स्ट्रोक, तो कैसे प्रिवेंट करेंगे डॉक्टर अनमोल? क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या हम करें अपनी डेली लाइफस्टाइल चेंजेस कि हम स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकें? क्या एनुअल हेल्थ चेकअप इसका आंसर है? इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है। हमें बहुत सारी चीज़ें करनी हैं जिससे हमारा स्ट्रोक का रिस्क कम हो जाए। वो सारी चीज़ें करनी हैं जिसके स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है, उन चीज़ों को हमें नहीं करना है। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको शुगर अपनी कंट्रोल रखनी है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो उसको अपनी नियतम जांच कराते रहना है और दवाई रेगुलर लेना है। अगर किसी को हार्ट की बीमारी है, क्योंकि हार्ट डिजीज़ से स्ट्रोक बहुत कॉमन है, तो उसको अगर कोई खून पतले की दवाइयाँ चल रही हैं तो वो रेगुलरली लेनी है। इसके अलावा खाने पीने में तरल पदार्थ ज़्यादा लेने हैं, चिकनाई वाली चीज़ें कम लेनी हैं, फैट्स कम लेने हैं, मोटापे का ध्यान रखना है। ये देखा गया है कि अगर आप हफ्ते में कम से कम 4 दिन आधा से 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं तो इससे स्ट्रोक का रिस्क
पहले से कम हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें करनी है, खाने पीने का ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज़ का। जहाँ तक बात रही एनुअल हेल्थ चेकअप की, तो एनुअल हेल्थ चेकअप में हाँ, हमें अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है तो उसे अपना रेगुलर एनुअल चेकअप कराना है। उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आता है तो देखा गया है कि अगर हम कोलेस्ट्रॉल को अपनी डाइट से और दवाइयों से कंट्रोल करते हैं तो उससे रिस्क जो है स्ट्रोक का वो कम हो जाता है। इसी तरह एनुअल हेल्थ चेकअप में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का कंट्रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। खासकर उन लोगों में ये चेकअप्स की ज़रूरत ज़्यादा है जिनमें हार्ट अटैक्स की और स्ट्रोक की फैमिली हिस्ट्री है। उनमें ज़्यादा रिस्क रहता है स्ट्रोक आने का, तो उनको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत अच्छा आपने बताया, ये सारे रिस्क फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, एनुअल हेल्थ चेकअप को देख सकते हैं। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि एनुअल हेल्थ चेकअप्स में MR एंजियोग्राफी, क्योंकि जितने भी हेल्थ चेकअप्स अभी हमारे हैं वो हार्ट की बीमारियों के लिए और जनरल हेल्थ के लिए हैं, बट एक MR एंजियोग्राफी भी होनी चाहिए ताकि अगर कोई ब्लॉकेजेस बन रहे हैं तो पहले पता लग जाए, कोई अगर एन्यूरिज्म बन रहा है, दिमाग की नस सूज रही है तो भी हमें टाइमली पता लग जाए। तो वो आई थिंक एक एनुअल हेल्थ चेकअप का पार्ट होना चाहिए। तो डॉक्टर बंसल, त्यौहार आ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल और फूड तो बढ़ना ही है, तला भुना, बट एक हमने ये देखा है, जो रिसर्च स्टडीज़ में भी आया है कि जो सर्दियों में स्ट्रोक बढ़ जाता है, एन्यूरिज्म भी ज़्यादा फटते हैं, ब्रेन हेमरेज भी ज़्यादा होते हैं और ब्लॉकेजेस के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या ये एक मिथ है, सच है, या इंडिया के लिए वैलिड है, नहीं है? आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या कहते हैं? हाँ, ये बात काफ़ी हद तक ठीक है कि सर्दियों में स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके कई रीजंस भी हैं। ठंडे वेदर में खून की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं और उससे उनका रेजिस्टेंस बढ़ करके ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा ब्लड भी स्टिकर हो जाता है, चिपचिपा सा, तो आपस में प्लेटलेट्स चिपक जाते हैं और एक कारण ऑफ स्ट्रोक बन जाते हैं। खून गाढ़ा भी हो जाता है। ह्यूमिड वेदर भी एक परेशानी का कारण है, तो ऐसे वेदर्स में स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमें इसमें ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट समय आ रहा है सर्दियों में कि विंटर्स के अंदर स्ट्रोक की टेंडेंसी बढ़ जाती है। और जैसा ह्यूमिड वेदर का बात करें हैं तो आजकल जो दिल्ली NCR में चल रहा है कि एयर पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, तो क्या आप अपने रीजन में भी देखते हैं कि एयर पॉल्यूशन और स्ट्रोक में कुछ कोरिलेशन आपको दिखता है? जी, एयर पोल्यूशन भी एक रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक के लिए ना, और स्ट्रोक के चांसेस बढ़ाता है। और एयर पोल्यूशन का सबसे ख़राब चीज़ ये है कि जैसे खाने पीने का असर तो लॉन्ग टर्म में होता है, शॉर्ट टर्म में असर नहीं होता। लेकिन एयर पोल्यूशन, शॉर्ट टर्म एयर पोल्यूशन होता है तब भी ख़राब है स्ट्रोक के लिए, और लॉन्ग टर्म तो है ही। तो हमें इससे अपना बचाव भी करना चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे जिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में पोल्यूशन का इतना कंट्रोल नहीं है, तो धीरे धीरे इसके लिए सरकारों को भी कुछ सोचना होगा। नहीं, सरकार कर रही है, सुप्रीम कोर्ट भी कर रहे हैं। तो बट डॉक्टर अनमोल, जब तक सरकार या सुप्रीम कोर्ट कुछ इस पे करें, क्या आप सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि सर्दियां भी आएंगी, एयर पोल्यूशन भी है, खाना पीना भी है, तो कैसे कम कर सकते हैं स्ट्रोक का रिस्क? कैसे इसको कंट्रोल में लाएं? देखिए, जो चीज़ें अपने हाथ में हैं उनमें खाना पीना और रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर चेकअप और रेगुलर दवाई, और कुछ प्रिकॉशंस रखने चाहिए खासकर सर्दियों में। अर्ली मॉर्निंग वॉक्स, जब बहुत ठंड रहती है, जब कोहरा पड़ रहा है, तो हमें अर्ली मॉर्निंग वॉक्स अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है, क्योंकि एकदम से रात में शरीर गर्म रहता है, तो जैसे ही हम सुबह एकदम निकलते हैं वॉक के लिए, तो उसमें हार्ट अटैक का और स्ट्रोक का रिस्क सडनली बढ़ जाता है। तो विंटर्स में अर्ली मॉर्निंग वॉक अवॉइड करना चाहिए, पर्टिकुलरली जो लोग इस चीज़ के लिए प्रोन है। हाँ, दिन में करिए, धूप में करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सडन पोल्यूशन में और कोहरे में अर्ली मॉर्निंग वॉक्स शुड बी अवॉइडेड। तो दोनों एक्सपर्ट्स का मानना है फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है, वो बंद मत करिए, बट बॉडी को वार्म रखते हुए करिए। सर्दियों में स्पेशली एकदम सुबह उठते ही जोश में बाहर ना निकल जाएं, गर्म कपड़े पहन के बॉडी को वार्म करके, थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक हो तो हम ये एक्सरसाइज और इस पर ध्यान दें। तो एक और चीज़ डॉक्टर अनमोल आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी उसमें यंग स्ट्रोक्स बहुत बढ़ रहे हैं, चाहे अब हम उसको पब कल्चर कह दें कि डाइसेक्शन ज़्यादा आ रहे हैं, ड्रग्स है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, स्ट्रेस है,
क्या ये भी बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं? आप अपने प्रैक्टिस में क्या देखते हैं और कैसे इससे बचें? देखिए, स्ट्रोक जो है ये पहले एक 60 साल के बाद की बीमारी आमतौर पर मानी जाती थी, और जो यंग स्ट्रोक्स हम लोग देखते थे वो यूजुअली कोई कार्डियक, कोई वेल्व की दिक्कत है किसी को, तो उन लोगों में आ जाते थे। बट आजकल हम देख रहे हैं कि इवन यंग लोगों में भी स्ट्रोक्स काफ़ी कॉमन हैं, और ये भी देखा गया है क्योंकि यंग लोगों में स्ट्रोक्स जो हैं वो सडन होते हैं, या तो वो नस फटने से होते हैं या फिर डायसेक्शन से होते हैं, और उनमें क्योंकि शायद कोलेटरल्स भी उतने डेवलप नहीं होते हैं, तो उनकी जो सिवियरिटी रहती है, उनका जो नुकसान रहता है वो ज़्यादा रहता है यंग लोगों में। तो इससे बचने के लिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसका मेजर जो कारण है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस, और जैसे आपने कहा सर कि ड्रग्स एक बहुत कॉमन कारण है, अल्कोहल से स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि कोकेन वगैरह हैं, ये नसों को एकदम सिंगुड़ देते हैं, तो उससे सडन स्ट्रोक्स काफ़ी कॉमन हैं। बाकी नींद का पूरा ना होना और स्ट्रेस, ये 2 रीजंस हैं जिससे स्ट्रोक काफ़ी बढ़ा है रिसेंट टाइम में, और ख़ास करके यंग लोगों में। इवन जो प्रोफेशनल्स हैं, आपने सुना ही होगा रिसेंटली कि काफ़ी लोगों में, इवन के जो लोग जिम में जाते हैं, जो लोग इवन हेल्दी हैं, उनमें भी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस अलोन स्ट्रोक का रिस्क काफ़ी बढ़ गया है। तो इसी जिम से मुझे याद आया, आजकल 1-2 पेशेंट हमारे पास ऐसा है जो जिम में भारी वजन सडनली उठा लिया और नाड़ी चिर गई, या जो नाई का फ्री मसाज हम करा लेते हैं और उसके कारण से नाड़ी चिर गई। तो डॉक्टर बंसल, जो हेमरेजिक स्ट्रोक है, जो नस फट जाती है, इसका भी कुछ प्रिवेंशन पॉसिबल है? कि इस्केमिक स्ट्रोक, और ये तो हम बात कर रहे हैं, बट ये जो नस फट जाती है कि एन्यूरिज्म को हम या तो पहले देख लें, या ब्लड प्रेशर के कारण से जो ब्लीडिंग हुई है, इनके लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स सजेस्ट करिए कि क्या करा जा सकता है कि ये ना हो या कम हो जाए एटलीस्ट। हेमरेजिक स्ट्रोक का जैसे कि मेन कारण ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है, तो सबसे पहले तो हमें अर्लीस्ट डायग्नोसिस ऑफ ब्लड प्रेशर और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, ताकि ब्लड प्रेशर को अगर हम कंट्रोल में रखेंगे, और उसके लिए रेगुलर चेकअप और रेगुलर दवाइयों का सेवन ज़रूरी है। कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट एक बार आया, एक दवाई उसको लिख दी गई, और फिर वो सालों साल चेकअप ही नहीं कराता, वही दवाई खाता रहता है, और बाद में कई बार आता है तो पता चलता है कि उसका ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल ही नहीं है। तो रेगुलर चेकअप, फ्रीक्वेंट चेकअप और कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे कि आप ही ने अभी जिक्र किया था कि एनुअल चेकअप में हमें एंजियोग्राफी, MR एंजियोग्राफी भी करके देखना चाहिए, ताकि हमें पता लग जाए कि अगर किसी को ऑलरेडी कोई AVM या एन्यूरिज्म है, तो उसके बारे में हम पहले से वॉच रख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज़। उस पर इंटरवेंशन करना ज़रूरी नहीं है हर केस में हो, लेकिन उस पर नज़र रखी जा सकती है कि बिकॉज अगर ऐसी कोई चीज़ पहले से हम देख लेते हैं तो उसका ग्रोथ कितना हो रहा है, उस पर नज़र रखी जा सकती है। तो ये जो हेमरेजिक स्ट्रोक ही है, उसी के ऊपर एक बड़ी मिथ कॉमन है कि पेशेंट बहुत डरते हैं कि अगर ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो गई और डॉक्टर ने बोला है ओपन सर्जरी करके हड्डी हटाना पड़ेगा, बड़ा डर है पेशेंट्स में कि बचेंगे नहीं बचेंगे। तो आप क्या देखते हैं, आपके इतने सालों में क्या इसमें कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आए हैं? क्या ये सेफ है पेशेंट के लिए? क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर किसी पेशेंट को हेमरेजिक स्ट्रोक है तो हमें, हर पेशेंट को सर्जरी का ज़रूरत नहीं होता, बहुत कम पेशेंट्स हैं जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत होती है या कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। खास करके अगर सबरेक्नोइड हेमरेज है जिसमें एन्यूरिज्म या AVM, तब तो डेफिनेटली कोई न कोई ऑपरेशन या इंटरवेंशन चाहिए। लेकिन हाइपरटेंसिव ब्लीड है बिना एन्यूरिज्म या AVM के, तो ज़्यादातर पेशेंट्स में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिनमें लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है या वेंट्रिकल्स में चला जाता है जिसकी वजह से पानी इकट्ठा हो जाता है, उन केसेस में डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे कि पानी के लिए एक पाइप का डालना। हेमेटोमा भी आजकल जो निकालने के तरीके हैं वो एंडोस्कोपिकली बड़े छोटे से चीरे से करा जा सकता है ज़्यादातर केसेस में, और कभी कभी अगर वो बड़ा होता है तो हमें हड्डी में निकालना पड़ता है, जिसको हम डीकम्प्रेसिव क्लीनेक्टमी कहते हैं। ऑफ कोर्स जो चांसेस ऑफ डेथ हैं वो तो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं अगर ज़रूरत हो तो, लेकिन बहुत ज़्यादा केसेस में इंडिकेशन, सर्जरी का इंडिकेशन होता नहीं है, और अगर ज़रूरत है तो अगर हम नहीं करते तो उसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं, करने से फ़ायदा ही होता है।
तो ये आपने सुना डॉक्टर साहब से कि हम बहुत ही सेफ तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस हैं मिनिमली इन्वेजिव, हड्डी हटा के या कंजर्वेटिव दवाइयों से जिनसे हम ब्रेन हेमरेज का भी इलाज कर सकते हैं। तो लास्ट एक आपसे डॉक्टर अनमोल एक लेना चाहेंगे कि जो स्कीमिक स्ट्रोक के जो हमारे ऑप्शंस हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हमने बात की कि दवाइयाँ है, स्टेंट हैं, तो आप क्या देखते हैं कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, कि क्या हमारे पास और एडवांसेस आए हैं जो 10 साल पहले नहीं थे? क्या हम पेशेंट्स को सेम सेफ्टी फैक्टर ऑफर कर सकते हैं जैसा डॉक्टर बंसल हेमरेजिक स्ट्रोक में बता रहे हैं, या अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे? देखिए, पहले ये माना जाता था कि अगर किसी को स्ट्रोक हो गया है तो कुछ कर नहीं सकते, फिजियोथेरेपी कराएंगे, धीरे धीरे अपने आप ठीक होगा। लेकिन पिछले 10 साल में ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आए हैं जिससे हम स्ट्रोक की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको काफ़ी कम कर सकते हैं, और इवन कुछ पेशेंट्स में हम बिल्कुल निजात भी दिला सकते हैं। उसमें फैक्टर वही आते हैं, टाइम। अगर हमें बहुत जल्दी पता चल जाता है स्ट्रोक, तो हमारे पास इंजेक्शंस हैं जिससे हमें स्ट्रोक से नस खुल सकती है। अगर उससे नहीं होता है या बड़ी नस बंद है तो हम क्लॉट को निकाल कर, स्टंट डालकर भी ब्रेन में हेल्प कर सकते हैं। और इसमें अब जो टाइम है हमारे पास कई बार 24 घंटे तक का टाइम है। देखिए, 3 या 4.5 घंटे में हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है हॉस्पिटल पहुंचना, खासकर रूरल एरियाज से, लेकिन 24 घंटे इट इज़ ए गुड इनफ टाइम। मेरे को लगता है कि अगर हमें 24 घंटे मिल रहे हैं स्ट्रोक में और इंटरवेंशन से हमें फ़ायदा हो सकता है तो हमें बिल्कुल उसका फ़ायदा लेना चाहिए। और रिजल्ट्स पहले से स्ट्रोक में बहुत बेटर हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो इन ट्रीटमेंट्स का फ़ायदा लेके नॉर्मल ज़िंदगी आज जी रहे हैं। और आने वाले टाइम में आई एम श्योर कि और भी एडवांसेस आएंगे जिससे कि स्ट्रोक का जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी और भी बेहतर होए। तो थैंक यू। और तो मैं समराइज़ करूँगा जो हमारे एक्सपर्ट्स ने आज हमें विजडम बताई है सारी, कि हमें प्रिवेंशन पे ध्यान देना है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल कम करना है, कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, एक्सरसाइज करनी है, एनुअल हेल्थ चेकअप्स कराने हैं। अगर स्ट्रोक हो रहा है तो फ़ौरन स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जाना है, चाहे ब्लॉकेज के कारण है चाहे नस फटने के कारण है। दोनों ही ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत अच्छे आते जा रहे हैं, एक्सपर्ट्स यहाँ उपलब्ध हैं। और आपको सिर्फ इतना करना है कि स्ट्रोक के लक्षण पहचानिए, फ़ौरन स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचिए और जो एक्सपर्ट्स की सलाह है उस पर एक्ट करिए। तो चैनल से जुड़े रहिए, हम अगले और एपिसोड्स में इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज मैं अपने दोनों एक्सपर्ट्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें इतनी वैल्यूएबल एडवाइस और गाइडेंस आपने दी है। तो थैंक यू सो मच एंड विल सी यू सून।